जैसे नजदीक आ रहा है, नेताओं के बीच जुबानी जंग काफी तेज होती जा रही है। अलग अलग नेताओं की तरफ से अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने लालू प्रसाद और आरजेडी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। मोतिहारी में खालिद अनवर ने कहा है कि लालू प्रसाद पार्टी नहीं, राजनीतिक गैंग चला रहे हैं और जिसे जब मौका मिलता है पैसा कमाने में लगा रहता है और पैसे लेकर पार्टी में टिकट दे दिए जाते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सियासी गलियारे से। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासी गलियारे में बयानबाजी का दौर जारी है। अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग काफी तेज हो गई है और इसी बीच आरजेडी पर एक गंभीर आरोप जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद एक राजनीतिक गैंग चला रहे हैं और इस पूरे लालू फैमिली का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है, पैसे कमाना, और इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल में पैसे लेकर टिकट दिए जाते हैं। परिवार, लालू जी का परिवार आपस में बहुत ज्यादा जुतम पैदा मची और जितने बेटे हैं उनकी अलग सोच है, बेटियां हैं उनकी अलग सोच है और सबकी सोच का आधार ये है कि पैसा ज्यादा कैसे कमाएं। चाहे वो सीट बेच करके पैसा कमाना हो, चाहे वो सड़कों को बेच के पैसा कमाना हो या कैसे भी कमाना हो। तो लालू प्रसाद यादव जी ने बांध के रखा हुआ है और जिस तरह से यानी गैंग लोगों का एक यूनिटी होती है वही यूनिटी है वहाँ पे। हाँ, पॉलिटिकल गैंग है ये। पॉलिटिक्स में तरह तरह के काम के लिए लोग आते हैं। नीतीश कुमार आए ईमानदारी के लिए, बिहार को सजाने के लिए, और लालू प्रसाद यादव जी का परिवार आया बिहार को लूटने के लिए। तो उसको पार्टी का नाम तो नहीं दिया जा सकता, उसको तो गैंग का ही नाम दिया जाए। तो आपने सुना कैसे खालिद अनवर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और ये बड़ा आरोप लगाया है कि लालू फैमिली सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने में लगी रहती है और इसीलिए पैसे लेकर राष्ट्रीय जनता दल में उम्मीदवारों को टिकट दिए जाते हैं। बढ़ते आगे, जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर के लालू प्रसाद पर बयान से सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस उल्टे जेडीयू पर सवाल खड़े कर रही है, जबकि बीजेपी जेडीयू महागठबंधन पर हमलावर है। जेडीयू को बोलने का कोई नैतिक बल नहीं है। जेडीयू तो अपनी कुर्सी, अपनी पार्टी बचाने में लगी हुई है। ये राजद पर क्या बोलेगी? बिहार की जनता का आशीर्वाद राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल। राजनीति का ये बहुत पुराना ट्रेंड रहा है कि किसी बड़े नेता पर उलूल जुलूल टिप्पणी कर दो और कुछ सुर्खियां बटोर लो। खालिद जी ने यही काम किया है। उनको 30 साल पहले की बात याद है, लालू जी ने ये किया वो नहीं किया। आप अभी विधान पार्षद है ना खालिद जी, पिछले 3 साल का ही काम बता दीजिए, सिर्फ अपनी सरकार का छोड़िए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी या उनका परिवार राजनीति में क्या क्या गुल खिलाता है यह बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। कोई ऐसा सगा नहीं जिसे लालू प्रसाद जी ने ठगा नहीं। नौकरी लेना हो तो पैसा दो, चुनाव में टिकट लेना हो तो पैसा दो, यहां तक कि कारोबार चलाना है तो रंगदारी टैक्स दो। बरसों बरस से राष्ट्रीय जनता दल में कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं उनको टिकट न दे करके किसी अन्य काम में लगे हुए ठेकेदार और धन्ना सेठों को टिकट देने के लिए विख्यात कुख्यात लालू परिवार रही है। लालू परिवार आगामी विधानसभा चुनाव में भी टिकटों का बारा न्यारा करेगी, यह जगजाहिर है। और इधर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राज्य में अपराध और शराब के धंधे को लेकर लालू प्रसाद और राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साधा है। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बिहार में हो रहे अपराध के पीछे आरजेडी के नेताओं का हाथ है और ये सब लालू प्रसाद के संस्कार की वजह से है। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि हम एक राक्षस को खत्म करते हैं, लेकिन लालू प्रसाद के संस्कार और संस्कृति की वजह से बिहार में राक्षस पैदा हो रहे हैं। उन्होंने किया था तेजस्वी। कल आपने देखा कि भागलपुर के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष, जिला के अध्यक्ष, शराब का उनका एक वीडियो वायरल हुआ है। मैंने भागलपुर में कहा कि ये शराब का सारा खेल राष्ट्रीय जनता दल के लोग कर रहे हैं। कल वो स्पष्ट भी हो गया। और अपराध के बारे में भी मैंने कहा कि लालू यादव का ही संस्कार और संस्कृति है जो कि इस बिहार के अंदर आज भी राक्षस के रूप में अपराध फैल रहा है। हम एक अपराधी को समाप्त करते हैं, लेकिन लालू यादव जी का जो संस्कार है वो 100 राक्षस को पैदा कर देता है।
तो देखिए, कल जैसे ही भागलपुर के जिला अध्यक्ष का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई। अलग अलग नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आई और इसी को लेकर दिलीप जायसवाल ने भी अपनी बात रखी, जो आपने अभी अभी सुनी। और बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के इसी राक्षस वाले बयान पर राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया और ये कह दिया कि इस बयान के लिए दिलीप जायसवाल को बिहार से माफी मांगनी चाहिए। राक्षसों की पार्टी हो, जो पार्टी दंगाई हो, वो क्या आदरणीय लालू प्रसाद जी पर सवाल खड़े करेंगे। बीजेपी तो अपने क्षेत्रीय दलों को खाना चाहती है, वो तो खुद ही राक्षस बन करके क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती है, तो बीजेपी राक्षस पर क्या ज्ञान देगी। आरक्षण प्राप्त व्यक्ति या आरक्षण की जो मांग करता है या जिसको आरक्षण की आवश्यकता है, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा और अति पिछड़ा, ये राक्षस है। इस कृत्य के लिए आपको और आपके पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी को संपूर्ण पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचितों से माफी मांगनी चाहिए। भाई तेजस्वी जी, आप आरक्षण की बात मत करिए। जब आपके पिताजी को बिहार की जनता ने मौका दिया तो परिवार को आरक्षण दे रहे थे, पत्नी बेटा बेटी में उलझ गए, और जब आदरणीय नीतीश कुमार जी को मौका मिला तो बिहार में पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण महिला को दिया। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। और देखिए, केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं और इस खास मौके के लिए बीजेपी ने एक मेगा प्लान तैयार किया है और जनता के बीच जाने की तैयारी भी कर ली है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों की पूरी जानकारी देंगे और इसके बाद 10 जून को अलग अलग राज्यों में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के 11 साल के कामों की जानकारी भी देगी। और इसके अलावा 11 जून को बीजेपी हर राज्य के हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों की जानकारी देगी और इसी के लिए पार्टी ने तैयारियां वृहद पैमाने पर कर ली है। बड़ी तैयारी पूरी कर ली गई है। और इधर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने महिलाओं को लेकर लिखा है, हमारी माताओं, बहनों और बेटियों ने वो दौर भी देखा है जब उन्हें कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज वे न सिर्फ विकसित भारत के संकल्प में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं, बल्कि शिक्षा और व्यवसाय से लेकर हर क्षेत्र में मिसाल कायम कर रही है। बीते 11 वर्षों में हमारी नारी शक्ति की सफलताएं देशवासियों को गौरवान्वित करने वाली है। तो प्रधानमंत्री ने इस वीडियो को साझा करते हुए अपनी बातें भी जनता के समक्ष रखी है। महिलाओं को खास तौर पर केंद्र में रखते हुए उन्होंने ये पोस्ट लिखा है, बेटियों का स्कूल जाना एक सपना था, अब हर बेटी देख रही है एक बड़ा सपना। खुद का व्यापार सोच से बाहर था, आज करोड़ों नारी है एक व्यापारी। शादी करके घर तो आई, पर वो घर घर न था। आज पक्के घरों में रिश्ते और पक्के हो रहे हैं। इन 11 सालों में तेज प्रगति के साथ एक नया इतिहास भी रचा गया है। पहले घर घर में चूल्हा और धुआं दोनों थे, अब वहां चेहरे खेलते हैं। बेटियों का स्कूल जाना एक सपना था, अब हर बेटी देख रही है एक बड़ा सपना। तो पीएम मोदी की इस सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी उपलब्धियों को गिनवा रही है और कांग्रेस के 65 साल के पूर्व के शासनकाल पर निशाना भी साध रही है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी कहा है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में देश में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। दलित समाज के लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। जापान को पीछे छोड़ भारत दुनिया की सबसे बड़ी यानी कि चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है।
11 साल बेमिसाल नरेंद्र मोदी जी का 11 साल का इतिहास अगर देखा जाए तो जिस तरह से हम जो हमारा अर्थव्यवस्था था, इकोनॉमी 90वें स्थान पर थे, 5वें पर आए और आज हम पूरे दुनिया में 4थे स्थान पर आर्थिक व्यवस्था हमारी आई है। पूरे देश के अंदर विकसित भारत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से अगर पूरे देश में आप देखें, रोड के सेक्टर में, हमारे हवाई यात्रा के सेक्टर में और सारे गांव तक बिजली पहुंचाने का, तो नरेंद्र मोदी जी का सपना जो है कि विकसित भारत, और उसका हम लोगों ने 11 वर्षों में ही पूरे देश में जिस तरह से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी था, पूरे देश में मुश्किल से 150 मेडिकल कॉलेज था, आज हम 600 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज इस देश के अंदर खोल चुके हैं। तो कांग्रेस ने 65 वर्षों तक शासन करके न सिंचाई दिया किसानों को, न दवाई दिया लोगों को, न शिक्षा दिया आम जनता को, और 65 वर्ष तक उसने शासन किया। और इतना ही नहीं, जो हमारे दलित समाज के लोग थे, पिछड़े समाज के लोग थे, आज भी उनको मुख्य धारा से वो करके 65 साल में उन्हें मुख्य धारा तक लाने का काम नहीं किया। लेकिन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पूरे दुनिया के अंदर भारत का साख भी बढ़ा है, शान भी बढ़ा है, और देश के अंदर 25 करोड़ गरीब के श्रेणी से ऊपर आ गए हैं। ये मामूली बात नहीं है। और आप पूरे दुनिया में आज चाइना से भी ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश खुशहाल हो, ये नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्षों के सरकार का सबसे बड़ा कमाल है। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने कल शाहाबाद से शंखनाद किया, जिसके बाद बिहार का सियासी तापमान चढ़ गया है। चिराग पासवान की नव संकल्प सभा के बाद एलजेपी रामविलास के बिहार प्रभारी और जमुई से सांसद अरुण भारती ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि शाहाबाद से उठी हुंकार है स्वीकार, नव संकल्प से नव नेतृत्व। अरुण भारती ने इसके साथ चिराग पासवान की एक तस्वीर भी इस पोस्ट के साथ साझा की है। शाहाबाद की भूमि पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने चुनावी शंखनाद किया और आज जमुई सांसद अरुण भारती ने एक पोस्ट किया है। पोस्ट के माध्यम से उन्होंने नव संकल्प नव नेतृत्व की बात कही है। उन्होंने कहा कि शाहाबाद की भूमि से नव संकल्प नव नेतृत्व की हुंकार उठ चुकी है। यानी सभा से पहले जिस तरीके से चर्चा हो रही थी कि युवा नेतृत्व की बात हो रही थी, लेकिन अब सभा के बाद नव नेतृत्व की बात हो रही है। पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा था कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, कल भी उन्होंने मंच से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनका गठबंधन बिहार की जनता के साथ है, वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वो बिहार से नहीं बल्कि बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद जमुई सांसद ने एक पोस्ट किया है। पोस्ट के माध्यम से उन्होंने साफ तौर पर एक संदेश, एक नव नेतृत्व की बात कही है। उन्होंने कहा है कि शाहाबाद के मैदान से ये हुंकार उठी है कि नव संकल्प से नव नेतृत्व की चर्चा होगी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान नए नेतृत्व पर विचार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने पिछले दिनों ये भी कहा था कि इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। कल भी उन्होंने मंच से इसकी घोषणा की कि एनडीए को मजबूत करने के लिए वो 243 सीटों से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। वो चुनाव भी लड़ेंगे, बिहार की जनता फैसला करेगी कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पोस्ट के माध्यम से, नव संकल्प के माध्यम से नव नेतृत्व की चर्चा शुरू हो गई है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। तो आपने देखा कैसे शाहाबाद की धरती से जब चिराग पासवान चुनावी शंखनाद करने जा रहे थे, उससे पहले भी उनके बहनोई और जमुई से सांसद अरुण भारती का एक पोस्ट सामने आया था। और इस शंखनाद के बाद, यानी जब जनसभा खत्म हो गई, उसके बाद भी उन्होंने एक पोस्ट किया है, जिसको लेकर चर्चाएं खूब हो रही है। बढ़ते आगे, शाहाबाद से चिराग पासवान के चुनावी शंखनाद पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि चिराग पासवान ने अपने कार्यकर्ताओं का जोश काफी हाई कर दिया और उन्होंने 243 सीट पर लड़ने की जो बात कही है वो एनडीए के लिए कही है। चिराग पासवान जी ने कल जो है अपने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया है
और हम 243 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो एनडीए घटक दल के नेता के रूप में वहां पर जो है अपनी बातों को रख रहे थे कि हम 243 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और हमारा घटक दल जो है चिराग पासवान जी अपने कार्यकर्ताओं को जोश दिलाना, कोई भी राजनीतिक दल अगर पहले बोल देगा कि हम 10 सीट ही लड़ेंगे तो उनके कार्यकर्ता पूरे बिहार में क्यों काम करेंगे। और देखिए, चिराग पासवान के चुनावी अभियान और नव संकल्प सभा पर अब सियासत भी खूब हो रही है। सत्ता पक्ष के नेता जहां एनडीए की मजबूती का दावा कर रहे हैं, वहीं विपक्ष के नेता चिराग और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। चिराग पासवान जी ने कल बोला कि अब एनडीए में नेतृत्व बदलने का समय आ गया है, नए नेतृत्व की जरूरत है। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लोग रिटायर कर दिए हैं? आखिर क्यों? या मुख्यमंत्री का चेहरा भी इन लोगों ने उनको घोषित नहीं किया है? तो सवाल तो उठता है, क्योंकि एनडीए में सरफुटअव्वल होना लाजमी है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं अपने प्रयोगशाला से 2020 की तरह चिराग पासवान का इस्तेमाल करना चाहती है, तेजस्वी जी के नेतृत्व है। इसलिए चिराग पासवान जो राजनीतिक रूप से नए नए प्रयोग के तौर पर, एक्सपेरिमेंट के तौर पर बिहार की जनता के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं। माननीय चिराग पासवान जी ने शाहाबाद में रैली करने के बाद मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि एनडीए के 243 सीटों पर हम चिराग के रूप में लड़ेंगे। एनडीए मतलब घटक दल। तो अब मूल सवाल यह है कि जब एनडीए को जिताने का आपने संकल्प ले लिया, तो अब तो वही बताएंगे भाई कि उसका भावार्थ क्या है। हम लोग तो राजनीति का भावार्थ ही जानते हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया वही पंच लाइन है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे के दौरान मोतिहारी को 550 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं, और इसके तहत कई इलाके में जल जमाव, साफ सफाई और वाटर ट्रीटमेंट के साथ साथ ड्रेनेज को लेकर भी सौगात मिलने वाली है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि शहरी इलाके के लोगों को आधारभूत संरचना का लाभ मिल सके, और इसी को लेकर शहर के सभी नालों को इंटरलिंक करने के साथ करीब 6 किलोमीटर लंबे नाले का निर्माण होगा। इसकी वजह से मोतिहारी के लोगों को जल जमाव से भी राहत मिल सकेगी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अवनीश कुमार सिंह। एक बार फिर बिहार के दौरे पे आने वाले हैं, और इस बार पूरे बिहार वासियों को लगभग 7,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। इसी कड़ी में पूर्वी चंपारण में भी लगभग 550 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। और देखिए, जो सौगात है वो शहरी इलाकों के लिए है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहरी इलाकों के आधारभूत संरचना को और कैसे बेहतर किया जाए, इसको लेकर जो है करोड़ों रुपए की सौगात जो है वो देने वाले हैं। और लगभग जो जानकारी मिल रही है कि 550 करोड़ रुपए की योजना जो है वो जो है मोतिहारी वासियों को मिलेगी, जिसमें ड्रेनेज सिस्टम है, सीवरेज है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। ये तमाम योजना का शिलान्यास करेंगे। और देखिए, मोतिहारी में अमूमन जल जमाव जैसी स्थिति अमूमन लोगों को झेलनी पड़ती है। तो अब जो है सरकार की कोशिश है कि पूरे शहर को नाले से जोड़ा जाए। लगभग 6 किलोमीटर नाले का निर्माण होगा, बड़े नाले का निर्माण होगा, और नाले के माध्यम से जो है वाटर जो जल जमाव है उससे मुक्ति मिलेगी। जो पानी है उसका ट्रीटमेंट प्लांट उसको रिट्रीट किया जाएगा। ट्रीटमेंट के बाद जो है वो लोगों को उपयोग के लिए लाया जाएगा, और सीवरेज की व्यवस्था होगी। तो कुल मिलाकर लगभग 550 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिलेगी। और जो खुले नाले आपको दिख रहे हैं, ये नाले अब बंद मिलेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि शहरी आधारभूत संरचना के तहत जो है लगभग 550 करोड़ की योजनाओं की सौगात मोतिहारी वासियों को मिलने वाली है। वैसी स्थिति में अब लोगों को जल जमाव से निजात मिलेगी। लोगों को काफी परेशानी होती है। वैसी स्थिति में अब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगेगा, सीवरेज सिस्टम बेहतर होगा, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको और कैसे बेहतर किया जाए, इसको लेकर शहरी आधारभूत संरचना के तहत लगभग 550 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिलने वाली है। अवनीश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। और इस बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला। मां और बेटी को गोली मार दी है। आलमगंज थाना क्षेत्र में वारदात को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता पटना से संजय कुमार फोन लाइन पर हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है, क्यों इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? क्या अपराधी को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी? अभी से ये थोड़ी देर पहले की घटना है। पटना सिटी का आलमगंज इलाका है ये,
और आलमगंज थानाध्यक्ष ने जो इस बात की जानकारी दी है न्यूज 18 को, उसके अनुसार अपराधी आए और मां और बेटी को दोनों को एक साथ गोली मार दी है। थानाध्यक्ष ने कहा है कि पर्सनल एनमिटी का ये मामला प्राइमा फेसी फाइंडिंग्स हुई है इसकी, और पुलिस जो है सभी तथ्यों पर छानबीन कर रही है। लेकिन किन लोगों से पर्सनल एनमिटी थी, क्या थी, ये सारा चीज जो है अभी निकलकर सामने नहीं आया है। लेकिन निश्चित तौर पर राजधानी पटना में सुबह सुबह एक बड़ी वारदात जो पुलिस के लिए चुनौती बन गई। फिलहाल पुलिस जो है मौके पर पहुंच गई है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि जो भी इनपुट्स मिल रहे हैं उसके आधार पर कार्रवाई लगातार जारी है। जो मां और बेटी उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जहां फिलहाल उनका इलाज जारी है। जी, वाकई देखने वाली बात होगी कि संजय इस पूरे मामले में पुलिस आगे कैसे कार्रवाई करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम